नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जीई एरोस्पेस इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि AMCA प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन बनाने में काफ़ी चैलेंजेज है। डीआरडीओ 6th जनरेशन इंजन चाहता है जो एडवांस अडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, जैसे कि GE का XA100 इंजन। यह इंजन अभी टेस्टिंग फेज में है और फ्यूचर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। XA100 इंजन की खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल इंजन से 30% ज़्यादा रेंज, बेटर थर्मल मैनेजमेंट और 20% बेटर एक्सीलरेशन देता है। जीई के पास अभी इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी एक्सपीरियंस है, जबकि रोल्स रॉयस और सेफ्रन जैसे कंपटीटर्स अभी इस एरिया में 10 से 15 ईयर्स पीछे है। जीई इंडिया ने कहा कि वो AMCA के लिए 110 से 130 किलो न्यूटन का एक नया इंजन को डेवलप करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अडेप्टिव साइकिल इंजन नहीं होगा। यह इंजन AMCA की करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, पर फ्यूचर प्रूफिंग के लिए डीआरडीओ के 6th जनरेशन इंजन का सपने से मैच नहीं करेगा। अडेप्टिव साइकिल इंजन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इफिशिएंट होते हैं, जो कॉम्बैक्ट और क्रूजिंग दोनों के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर भी कामत ने कहा था कि AMCA और फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एडवांस इंजन की जरूरत है, पर उन्होंने अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की डिमांड ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच होने के लिए जरूरी है। जीई के ऑफिशियल ने कहा कि नॉन अडेप्टिव इंजन का ऑफर इंडिया की इमीडिएट नीड्स और बजट कंसंट्रेंट को देखते हुए प्रैक्टिकल है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अडेप्टिव साइकिल इंजन एक आइडियल सॉल्यूशन होगा जो बेटर परफॉर्मेंस और फ्यूचर के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए कंपेटिबल रहेगा। रसिया के एक रिसर्च ग्रुप सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड ने US के F-16 और F-35 जेट की एवियोनिक सिस्टम पर कुछ सीरियस कंसर्न उठाए हैं। CAWAT का कहना है कि इन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ बैकडोर्स हो सकते हैं जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिमोटली कंट्रोल करने का ऑप्शन दे सकता है। मतलब अगर कभी भी अमेरिका को लगा कि उनका इंटरेस्ट को थ्रेट हो रहा है तो वो रिमोटली सिग्नल भेजकर इन जेट को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे वो फाइट करने में इनकेपेबल हो जाएगा। ये वार्निंग तब आई है जब इंडिया अपने फ्यूचर फाइटर जेट की प्लानिंग कर रहा है और US से F-16 और F-35 जेट की लेने की बात चल रही है। रसिया का कहना है कि अमेरिकन सिस्टम पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स की कंट्री का इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से क्लैश हो गया तो हमारे जेट भी उनके कंट्रोल में आ सकते हैं। इसलिए रसिया इंडिया को अपने डिसीजन में थोड़ा सोचने की सलाह दे रहा है। इंडिया के लिए यह भी एक रिमाइंडर है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करे ताकि वो फॉरेन कंट्रोल से फ्री हो सके। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव यही एम करता है कि हम खुद से ही वेपन और टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि हमारा भरोसा फॉरेन मैन्युफैक्चर पे कम हो। हालांकि US और रसिया दोनों ही अपने डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ सिमिलर कंसर्न उठाते आए हैं, लेकिन US का कहना है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे बैकडोर्स का कोई चांस नहीं है। इंडिया को अपने फाइटर जेट सेलेक्ट करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी और अपनी इंडिजिनस प्रोग्राम जैसे तेजस MK2 और AMCA पर भी फोकस करना होगा। इंडियन नेवी अपने MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट पे और 10 सालों तक भरोसा करेगा जब तक उसका नया फाइटर यानी कि टेडबीएफ 2035 तक सर्विस में नहीं आ जाता। MiG-29 के जो रशियन MiG-29 का नेवल वर्जन है अभी नेवी के एयर विंग का मेन फाइटर है। ये एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे करियर से ऑपरेट करता है, जो फ्लीट डिफेंस, एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए जरूरी है। लेकिन MiG-29K को लेकर कुछ इशू है, जैसे मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम्स, लेकिन नेवी इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रही है। साथ ही आने वाले 10 सालों तक चलाने के लिए इसे अपग्रेड्स को लेकर सोच रही है, जैसे एवियोनिक्स, रडार और वेपन इंटीग्रेशन, ताकि इनकी सर्विस लाइफ को बढ़ाया जा सके। नेवी का फ्यूचर प्लान है टेडबीएफ, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। टेडबीएफ एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है जो स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस स्टील्थ फीचर, रडार और मल्टी रोल कैपेबिलिटी होगी, जिससे नेवी को एक रिलायबल और मॉडर्न फाइटर मिल सके। टेडबीएफ का पहला फ्लाइट 2028 में होने की उम्मीद है और 2035 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तब तक MiG-29K को धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। मतलब नेवी अपने पुराने फ्लीट को अपग्रेड करते वक्त नई जनरेशन के टेडबीएफ पे भी फोकस कर रही है, जो फ्यूचर में उनकी करियर बेस्ड फाइटर नीड को पूरा करेगा।
विजेंद्र के ठाकुर, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स पायलट है, उन्होंने अपने आर्टिकल में एक बड़ी चिंता जताई है जो 2030 तक इंडिया की एरियल डिफेंस के लिए मुश्किल बन सकती है। उन्होंने कहा कि तब तक पाकिस्तान के पास लगभग 40 J-35A स्टील्थ फाइटर होंगे और चाइना अपने J-20 स्टील्थ जेट का नंबर 400 तक ले जा सकता है। यह स्टील्थ जेट एडवांस होते हैं और रडार सिस्टम से छुपकर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इसके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के पास 2030 तक एक भी स्टील्थ फाइटर नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक AMCA का इनिशियल ऑर्डर दिया जा सकता है, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ये डिफरेंस इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ टेंशन हमेशा बने रहते हैं, जिसमें एक तरफ चाइना के साथ LAC और दूसरी तरफ कश्मीर का इशू पाकिस्तान के साथ। अगर दोनों मुल्क एडवांस जेट के साथ हमला करे तो हमें अटैक का पता चलने से पहले ही हमारा डैमेज हो सकता है। उन्होंने इसको एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी गैप कहा और वार्निंग दी है कि अगर इंडिया ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो ये हमारी डिफेंस और डिटेरेंस को कमजोर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि या तो शांति के लिए एफर्ट्स ज्यादा होने चाहिए या मिलिट्री बिल्डअप ज्यादा अग्रेसिवली करना होगा, लेकिन अभी दोनों चीजें धीमी पेस में चल रही है। उनका मैसेज सिंपल है, अगर इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत रखना चाहता है तो पॉलिसी मेकर को इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी गैप को सीरियस लेना होगा और जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि शांति के लिए काम करना पड़ेगा या अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड्स करना पड़ेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि भारत और रसिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है, अपने सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब कंपनी एक लीडरशिप डिस्प्यूट की वजह से काफी परेशान है। यह मुद्दा तब शुरू हुआ जब डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी को CEO बनाने का फैसला किया गया और इस फैसले को हैदराबाद के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया। इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर शिवा सुब्रमण्यम नाबी नायडू, जो एक सीनियर साइंटिस्ट है, उन्होंने नवंबर 19 को एक पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कहा कि उनकी सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस को इग्नोर करके डॉक्टर जोशी को CEO बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस को इग्नोर करके डॉक्टर जोशी को CEO बनाया गया। अब CAT ने DRDO को कहा है कि वो इस फैसले को पूरा जवाब 4 वीक्स में दे और इस केस की अगली सुनवाई दिसंबर 30 को होगी। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए एक काफी नाजुक समय है क्योंकि इस कंपनी के मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ये मिसाइल सिस्टम स्पीड, प्रिसीजन और वर्सेटिलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी बड़ा है। अगर ये डिस्प्यूट ज्यादा लंबा चलता है तो न सिर्फ ब्रह्मोस एरोस्पेस के काम पे असर पड़ेगा बल्कि भारत के डिफेंस गोल पे भी इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। DRDO अब प्रेशर में है कि वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को जस्टिफाई करे। अगर केस का फैसला कंपनी के खिलाफ गया या फिर डिले हुआ तो ये ब्रह्मोस की ऑपरेशन और रिपुटेशन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।